गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 3 आपकी बुक। लेसन नंबर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है इतिहास का, इतिहास के बारे में जानने का। आदिवासी वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जंगल के किनारे रहते हैं। आप जिस प्रदेश में रहते हैं हरियाणा, वहाँ कोई जंगल नहीं है। पूरा हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है भारत का कि कोई जंगल नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। लेकिन जो ही हम उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इन राज्यों में जाते हैं तो वहाँ पर आदिवासी और जिनको आजकल नक्सली कहा जाता है, यानी कि ये आदिवासी लोग अभी कुछ ऐसी जनजातियां रही है जंगलों में जो हमारी तरह आकर शहरों में, गाँवों में वो एक स्थान पर निवास नहीं करना चाहती। और इस प्रकार के बहुत सी आदिवासी जातियां हैं जो आज भी जंगलों में रहती है। उनके अपने रीति रिवाज है, शहर से, गांव से और आम इस दुनिया से उनका कोई लगाव नहीं है। तो ये बहुत 1895 की बात है। 1895 यानी कि 220 साल पहले का जिक्र कर रहा है इतिहासकार। कहता है 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है, यानी कि जिसके पास जादू हो। बिरसा ने खुद को ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा, उनकी ये दीकू आ गया। दीकू का मतलब भारी लोग। भारी लोग कौन थे? यानी कि झारखंड के अंदर फैक्ट्री लगी, क्योंकि झारखंड ऐसा राज्य है जिसके ज़मीन के नीचे अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में फसल होती है, खनिज नहीं। तो और भारी लोग कौन थे? जो अंग्रेज़ यहाँ पर थे। गुलामी की आज़ाद कराने के लिए भेजा। कुछ समय के भीतर हज़ारों लोग बिरसा राम के पीछे लगने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याएं दूर करने आया। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वर्तमान में कई बार आपने देखा होगा साधु संत, डेरे वाले बाबे जिसके अनुयायी बन जाते हैं। तो इसी प्रकार बिरसा राम के भी 220 साल पहले इस तरह अनुयायी बन गए कि इसके पास कोई जादुई शक्ति है, भगवान का आशीर्वाद है, ये सब कुछ दूर कर देगा। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ, यानी कि आदिवासी जातियों में मुंडा उनकी गोत है, यानी कि आदिवासी लोगों की पहचान है। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समय इलाकों में दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव, ये भी एक प्रकार की जातियाँ हैं। यानी कि मुंडा तो झारखंड का मुख्यमंत्री तक बन चुकी है। ये सभी आसपास बदलावों, अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं बेचैन थे। उन्हें परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। आदिवासियों के अपने रीति रिवाज हैं, आपकी अपनी कल्चर है। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि हमारे हरियाणा में जिस प्रकार आपने गडरिया लुहार देखा होगा, वो घुमंतरू जाति है। अभी तो थोड़ा कम हो गए, थोड़े से पहले आप देखते हैं तो वो अपना एक बैल के अंदर एक गाड़ी के लेकर लोहे का जो काम करते हैं। अब उनकी जनानियों के आप पहरावे देखेंगे, हाथों में कितने प्रकार के कड़े, पैरों में कड़े, लोगों का पहनावा देखेंगे, सिर पे साफा। तो वो भी वहाँ की आदिवासी जानती है, हमारी ये घुमंतरू जाति। इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आदिवासी लोग आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। जनजातीय समय किस प्रकार जीते थे, यानी जीवन जीने का ढंग क्या था इन लोगों का। एक तो सबसे पहले ये आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों के किनारे। तो काम क्या होगा? जंगल में लकड़ी काटना, लकड़ी को बाज़ार में बेचना, आजीविका चलाना। फल फ्रूट है, कोई दवाइयों वाली लकड़ी है, वो बेचना। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है? हमारे तो यहाँ एक परमानेंट खेती है, लेकिन झूम खेती क्या होती है कि ये जब जंगल और पहाड़ों के किनारे होते हैं तो कुछ समतल मैदान, मान लो 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, यदि कोई समतल मैदान है, उसमें थोड़ी बहुत घास फूस है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, तो उनको काट कर उन्होंने 1 साल 2 साल खेती की, उस स्थान को छोड़ दिया, फिर अगले स्थान पर चले गए, तो उसको झूम खेती कहते हैं। यानी कि एक स्थान पर एक बार की, फिर उसको खाली छोड़ दिया, अगली बार चले गए, आगे चले गए। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे यहाँ घुमंतरू जाति गडरिया लुहार आते हैं कि कभी धोलू में 5 दिन लगाए, फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में, और फिर अपना कोई उनका ठिकाना होता है, वहाँ वो 1-2 महीने रहते हैं, फिर वो घूमना शुरू कर देते हैं। प्रति साल, वो साल नहीं है 2020,
साल एक पेड़ का नाम है। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है और शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। महुआ बिहार, पश्चिमी बंगाल आदि में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, यानी इन आदिवासी लोगों में जंगल के किनारे रहेंगे तो अंडरस्टूड है कि 50-60% तो शिकारी मिले ही मिलेंगे। उसके बाद इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? अब प्रश्न ये है कि चावल आदि जो कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि ये जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ बाज़ार में बेचते हैं और बेचने के बाद चावल आदि जो इनकी ज़रूरतें हैं वो बाज़ार से खरीद सकते हैं। ये पूरे देश में इस प्रकार की आदिवासी जनजातियाँ हैं, ये मैप में आपने भर भी लेनी है। अब आपने देखा कि हमारे हरियाणा और ख़ास तौर पे पंजाब इस प्रकार की जनजातियाँ नहीं हैं, दिल्ली आदि में नहीं है। ऊपर से गड्डी का गुजर, आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा कि गुजर लोग आपके कभी आप उसमें वैष्णो देवी गए हों, अमरनाथ की यात्रा पर गए हों, तो इस प्रकार के गुजर हैं, सभी के पास खच्चर होती है और इस प्रकार की वो सहायता करते हैं, तो ये जनजाति भी है। सहारिया राजस्थान के अंदर भील, ये गुजरात और राजस्थान की एक जाति, भील जाति ऐसा माना जाता है कि जिनका काम चोरी, डकैती आदि करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, तो ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर इस प्रकार की जाती है। ये मैप में आपने भरना है। इधर श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल और ये भूटान जो पड़ोसी देश है हमारे, चाइना, पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान तो अंडरस्टूड है कि आपके देश के दुश्मन हैं। कुछ जानवर पालते हैं तो अंडरस्टूड है कि जंगल के किनारे तो बकरी है, भेड़ है, गाय भैंस तो बहुत कम है, लेकिन इस प्रकार की जो आदिवासी जातियाँ वो ये पशु भी पालते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ये पूरी स्टोरी है। जिस प्रकार आपने देखा होगा लकड़ी उठाई हुई ये एक संथाल लड़की बिहार 1946 में आपने लिया। आप भी अपने गांव के आसपास या कभी शहर में जाना हो तो जंगल सड़क के किनारे आपने कुछ 15-10 लेडीज़ को देखा होगा जिनका काम सिर्फ जीवन में लकड़ी सड़क के किनारे काटना, बाज़ार में बेचना और उससे घर का गुजारा करना। और वहाँ तो आदिवासियों का ये मुख्य रोज़गार है। बेगा औरतें और मर्द काम करते हैं, उनको ध्यान से पढ़ें कि आपने उनमें कर्म दिखाई देता है उनके कामों, यानी कि चाहे वो लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, दोनों ही प्रकार के काम करते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, यानी कि कुछ लोगों ने जैसे 15-20 कबीला इकट्ठा हुआ, कुछ जगह अच्छी मिली, कुछ ज़मीन अच्छी मिली या मौसम साफ था तो वो इकट्ठा रहना भी शुरू किया। उपनिवेशिक शासन के आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? क्योंकि अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों ने बहुत से जंगलों पर भी कब्जा कर लिया, पहाड़ों पर भी कब्जा कर लिया, चाय के बागानों पर भी कब्जा कर लिया। रेल और रेलवे का जब लाइनें बिछी तो जंगलों को काटना भी शुरू कर दिया, आदिवासियों को उजड़ना भी शुरू हो गया, तो इनके जीवन पर तो असर पड़ा ही पड़ा है। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। आपने देखा होगा लकड़ी, क्योंकि जंगल में लकड़ी है, लकड़ी के आमतौर पर इनके घर मिलेंगे। हम आज भी आदिवासियों को जाते हैं तो इसी प्रकार के हैं। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? घुमंतू जो एक स्थान पर नहीं रहते, जो पहले भी हमने चर्चा की। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें, ये देखो आप, ये जंगल है, ऊपर आपका जंगल आ गया, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ इस प्रकार की जगह समतल मिली तो इस प्रकार की खेती करते हैं ये लोग। वन कानून और उसके प्रभाव, और अंग्रेज़ों ने जैसे वनों पर भी, जंगलों पर भी, पहाड़ों पर भी कानून लागू कर दिए। लकड़ी आप काट नहीं सकते, वनों में, जंगल में आप शिकार नहीं कर सकते, तो इन आदिवासी लोगों को बहुत तकलीफ ही हुई। इनकी जो स्थायी जगह थी वहाँ पर सरकारों ने कब्जा कर लिया, वहाँ सरकारें इंडस्ट्री लगा रही है, इनके धर्म और रीति रिवाज में भी सरकारें दखल करती है। तब वर्तमान में आदिवासियों का नाम एक नक्सली, अभी थोड़े साल पहले झारखंड में नक्सली हमला हुआ था जिसमें 32 आपके लीडर्स मारे गए, और कई बार रेडियो न्यूज़ में आप टीवी में देखते हैं कि नक्सलियों के हमले में 3 सैनिक शहीद हो गए, सीआरपीएफ के शहीद हो गए, 3 पुलिस वाले शहीद हो गए, पुलिस थाने को जला दिया गया। इस प्रकार की ये घटनाएं होती हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है, ये आदिवासियों के द्वारा एक गीत गाया गया। क्या कहा उन्होंने? अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। क्योंकि पता है 1947 में अंग्रेज़ गए तो 1900 से लेकर 1947 150 साल तक थे, तो उन्होंने क्या कहा? जीना कितना है मुश्किल, जीना बड़ा मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में, जमींदार कौन है? या तो बहुत धनाढ्य जो अंग्रेज़ों के द्वारा विस्थापित किया गया, या फिर अंग्रेज़। दरवाजे में कोतवाल और घर में पुलिस, बगीचों में पटवारी, यानी कि वो जंगल को बगीचा बोलते हैं, वहाँ पर पटवारी ने आके कहा कि ये इलाका अब सरकार का, आपका नहीं है।
और खेतों में सरकार, और खेत के अंदर यदि कोई खेती बाड़ी करता है तो इतना लगान है जो सरकार ले लेती है, तो खेती का भी कोई फ़ायदा नहीं। अंग्रेज़ों की इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने में के लिए बेचते हैं गाय, पशुओं पर भी कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया कि जंगल में आप चराई करने जाएंगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, और जंगल में गए तो अंडरस्टूड है कि घास फूस और लेके आएंगे, उस पर भी टैक्स था अंग्रेज़ों के समय। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, और यदि किसी के पास बैल है तो खेत में फसल बोने का भी लगान सरकार का बहुत ज़्यादा था, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, बैल भी बिक जाएंगे। भोजन कहाँ से पाएँ अंग्रेज़ों के इस देश में। वेरियर एल्विन एंड श्यामराव हिवाले सांस ऑफ द मैकल पृष्ठ 300 उधर, यानी कि ये उनकी मार्मिक कथा है जिसको इतिहासकार ने आदिवासियों के जीवन पर जो अंग्रेज़ों का 150 साल रहा उसके अंदर इसको लिखा है। तो ये लेसन बहुत ही बढ़िया है। व्यापार की समस्या, जनजातीय समूह को व्यापारी महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हुए, उपज खरीदने, नगद कर्जा देने आदि मजदूरी रखने के लिए इन सारे बदलावों क्या असर पड़ने वाला है, तो ये आप पूरा पढ़ेंगे। अभी एक चटाई बुनती एक हाजांग औरत, यानी कि आदिवासियों की एक प्रजाति है। नज़दीक से देखने पर काम की तलाश के अंदर ये लोग क्या करते थे, कोई सड़क में, कारखाने में, मजदूर में, इस प्रकार के काम करते हैं। आप हुलिया ही देख सकते हैं। बिरसा मुंडा जिसका आपने पहले जिक्र किया, उसको पूरा आपने पढ़ना है। तो आदिवासी लोग जो जंगलों के किनारे रहते हैं, अब कुछ भी प्रजातियाँ, कुछ आदिवासी लोग आज भी हमारे भीड़ में, जंगलों में आज विद्यमान है, जिसको वर्तमान में नक्सली कहते हैं कि वो मुख्य धारा में आना नहीं चाहते। वो जन्मजात सिद्ध अधिकार मानते हैं कि जंगल हमारे हैं, और यदि सरकार उसमें थोड़ी बहुत दखलंदाजी करती है तो वो हथियार उठा लेते हैं। ओके, तो इसकी इमेज आपको कल भेजी जा रही है। लेसन को पूरा पढ़ना है। थैंक यू।